आपने दोबारा कनेक्ट किया है, देखिए जरा प्लीज। ठीक है, ओके ओके ओके। वॉइस इज क्लियर? Should I start? Can you hear me? Hello everyone. Yeah, please. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Anjali ji, for inviting me at this prestigious platform, Ansh Foundation. I am very happy to be here. Yeah, voice is clear. Thank you so much. Good evening, ladies and selected gentlemen. I am happy to see you. And let me start from my brief introduction. My name is Bhavna Bajaj, and I am practicing lawyer at Delhi High Court. And I have an NGO, that is Social Umbrella Foundation. Also, I am connected to Helping Human Rights Foundation, and I would like to thank Bhaskar ji for connecting me with you. Me and Social Umbrella Foundation and Helping Human Rights Foundation, we all were doing together in this pandemic situation as much as possible for the society. हम लोगों ने माइग्रेंट लेबर के लिए भी काम किया, चाइल्ड राइट के लिए किया, वुमेन्स राइट के लिए भी किया, और जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी काम किया है, जितना हमसे हो पाया, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं था कि कोई एक हम बाउंड्री क्रिएट कर पाए कि हमने इतना काम किया उतना किया। हर किसी ने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बढ़ चढ़ कर काम किया है। होप यू कैन लिसन मी। एक मैसेज कर दीजिए। अंजलि जी, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर मैसेज। I am waiting for message, please. Can you hear me? I am waiting for message, please. Should I start? I am waiting for your message, please. Should I start the session? किसके? ठीक है, ठीक। Thank you so much, Anjali ji and Ansh Foundation, for inviting me at this prestigious platform. I am very happy to see the people connecting with me. Thank you so much. Again, I am starting with my small introduction. My name is Bhavna Bajaj, and I am practicing lawyer at Delhi High Court. I have an NGO, that is Social Umbrella Foundation, and I am also connected to Helping Human Rights Foundation uh, as a state president of Women's Rights. In this corona period, we have worked together, and we have did as much as possible for us. जितना हम लोगों से हमारी सामर्थ्य में रहा, हम लोगों ने काम किया। सबसे पहले मैं
अंजलि जी का शुक्रिया करना चाहूँगी और चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सुने। एक कार्यक्रम में जहाँ हम काफ़ी लेडीज़ थी, तो वहाँ किसी मेल ने एक कमेंट किया, वो वुमेन शुड स्पीक आउट, वुमेन शुड स्पीक आउट मच more. I said women don't have problem in speaking out, they are problem in being heard, to be heard with constructive audience. सीरियस इश्यू पर बात सब करते हैं, समझना सब चाहते हैं, पर उसके लिए समय नहीं देना चाहते। आप समय नहीं देंगे, आप समझेंगे नहीं, तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है उन कानूनों की, उन राइट्स की, तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। आई वॉन्ट मोर मैसेज टू बी ड्रॉप। आप ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे। देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन। तो नाउ माय टॉपिक इज वुमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इसका जो मीनिंग है वो है एन अनएक्नॉलेज्ड बैरियर इन प्रोफेशन स्पेशली अफेक्टिंग वुमेन एंड माइनॉरिटी। जो गरीब तबका, जो महिलाएं हैं या जो माइनॉरिटी है, वो उनके सामने एक ऐसी दीवार क्रिएट की गई है, इनविजिबल दीवार क्रिएट की गई है जो कि है नहीं। शायद वो हमारे मन की बात होती है या हमारे संस्कारों की बात होती है, जो हम उस दीवार को हमेशा अपने सामने ना होते हुए भी हमें वो दिखती रहती है। एक कहानी सुनी थी एक फ्रॉग की, कि किसी ने बोला कि जो फ्रॉग होता है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। बचपन से फ्रॉग सुनते आ रहे थे और एक जो फ्रॉग था वो सुन ही नहीं सकता था। तो जो सुन ही नहीं सकता था वो जंप करते करते पेड़ पर चढ़ गया। इसी तरह हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी ने जो चीज़ें हमारे मन में डाल दी हैं, एक एक तरह का फियर क्रिएट कर दिया है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी सिचुएशन में ये होता है कि जो महिलाएं हैं वो कैपेबल तो हैं, परंतु फिर भी उनके आगे किसी की ईगो, किसी की पावर और कुछ और जो चीज़ें होती हैं वो बैरियर बनकर आ जाती हैं। तो उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए अपनी सामर्थ्य को खुद ही जुटाना ज़रूरी है और उसके साथ साथ अपनी राइट्स को जानना ज़रूरी है। महिलाओं के साथ और ज़्यादातर तबके के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कानून को नहीं जानते हैं। जब हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो आप देखेंगे कानून की पढ़ाई बहुत कम होती है, उसमें राइट्स की बात बहुत कम होती है। जब हम अपने राइट्स को जानेंगे ही नहीं, मॉरल ड्यूटीज़ बताना वो बहुत अच्छी बात है, मॉरल ड्यूटीज़ भी बतानी चाहिए, बट अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। एंड ये जो मैं दीवार बोल रही हूँ ये अनदेखी है या देखी है? फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट एट ऑल फॉन्ड टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ ग्लास। आई डोंट वॉन्ट टू स्मैश एनी ग्लास। शायद मैं इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ काम हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन बोल रही हूँ और आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि कोई बैरियर है, मगर मैक्सिमम लेडीज़, बिलीव मी, रूरल एरिया में अभी तक ये सब समस्याओं को झेल रही हैं। रूरल एरिया में भी और आगे कॉर्पोरेट में भी, नॉट ओनली रूरल की बात कर रही हूँ मैं, शहरी तबके की भी बात कर रही हूँ मैं, कॉर्पोरेट की भी बात कर रही हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो डाटा है वो 6 मार्च 2019 का डाटा बताता है कि जितनी भी कंपनी एनलिस्टेड है वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें सिर्फ 6% ही कंपनी ऐसी है जिनकी सीईओ जो है वो महिला है। तो आखिर कोई ना कोई बात तो है, कुछ ना कुछ तो रोका जाता है। आजकल आप देखिए कि व्हाट्सएप पर एक पोस्टर बड़ा ज़्यादा दिखाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा था। उसमें 4-6 जो हेड ऑफ नेशन थे वो मेल थे और 4-5 हेड ऑफ नेशन जो थी वो फीमेल थी। और ये बताया जा रहा था जिस नेशन की हेड फीमेल है
वहाँ पर कोविड पर काबू पा लिया गया है। और नीचे मजाक लिखा हुआ था कि इसीलिए मर्दों को औरतों की बात को सुनना चाहिए। मगर मैं उस चीज़ को नहीं ले रही हूँ, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि आखिर कुछ तो सामर्थ्य था, आखिर कुछ तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी जो उन महिलाओं ने, उस देश की महिलाओं ने अपने देश से इतनी जल्दी, इतनी क्रिटिकल जो सिचुएशन है उस पर काबू पा लिया। मौका नहीं मिलता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर हमारे घर के पुरुष ही, जरा सी कोई गाड़ी इधर उधर होती है और रास्ते में अड़ी होती है तो वो बोलते हैं जरूर कोई महिला चला रही होगी। एक कॉन्फिडेंस देना और एक कॉन्फिडेंस होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो कॉन्फिडेंस तो महिलाओं में है, आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए भी, आप उनका साथ दीजिए। मैं सब पुरुष जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, बिकॉज आज वो समय है भी नहीं कि एक पुरुष जो है वो पूरे घर को चला लेगा। घर को चलाने के लिए उसको महिलाओं के साथ की भी उतनी ही जरूरत है जितनी उसको अपने काम की। वो टाइम नहीं है कि घर में एक फोन होता था और सिंपल दाल रोटी का ज़माना नहीं है। जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने खर्चे हैं, उतने कमाने वाले चाहिए। तो कमाने वाले तभी होंगे जब आप उनको उस तरह के मौके देंगे। अभी आगे हम बात राइट्स पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत देश में महिलाओं को दो तरह के राइट्स दिए गए हैं। एक जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक जिसको कहते हैं पार्लियामेंट्री राइट्स, लेजिस्लेटिव। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, उस संविधान में वो लिख दिए गए थे। जो संविधान निर्माताओं ने, जो वो उस समय के इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत सारे देशों के संविधान को मिलाकर उसकी अच्छी अच्छी बातों को चुनकर 2 साल 11 महीने 18 दिन की माथापच्ची के बाद जब उस संविधान को बनाया, तो उनको इस चीज़ का पूरी तरह से ज्ञान था किस किस को हमारी तरफ से, किस किस को संविधान की तरफ से और ज़्यादा मदद की आवश्यकता पड़ेगी। जिसमें उन्होंने माइनॉरिटी की बात की, रिजर्वेशन की बात की और विमेन राइट की बात की। तो कुछ मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ जो सेक्शन है। आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो कानून है वो महिला और पुरुष हर तबके के लिए एक समान होना चाहिए। फिर आर्टिकल 15 कहता है वन शुड create any sort of no one should create any sort of discrimination only on the ground of religion, caste, creed और sex। कोई भी कार्य को करने से पहले, कोई भी कार्य में किसी को मौका देने से पहले आप इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि सामने वाला महिला है या पुरुष है। आर्टिकल 14 और 15 के बाद आर्टिकल 16 में भी सेम इसी तरह की बात की गई है, जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सभी सिटीजन को, चाहे वो किसी भी तबके के हों, उनको इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की मिलनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 39 है जिसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उसमें डायरेक्शन दी गई थी कि महिलाओं को जब वो काम करती हैं तो उनको पुरुषों के बराबर ही सैलरी मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ मैटरनिटी जो बेनिफिट्स हैं वो भी उनको मिलने चाहिए। फिर आर्टिकल 42 और 243, 42 में जो है वो मैटरनिटी की बात की गई है और जो काम होता है उसमें ह्यूमन कंडीशंस की बात की गई है। और 243 में जो बात की गई है उसमें रिजर्वेशन इन ग्राम पंचायत ऐसा बोला गया है। अब जहाँ तक ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन की बात है, उससे तो मैं एग्री करती हूँ कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है। ग्राम पंचायत में, गांव में महिलाओं को राजनीति में और सब जगह पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे मौके मिल रहे हैं। और पहले एक टाइम था जब ग्राम पंचायत में जब रिजर्वेशन हुआ महिलाओं के लिए तो डमी जो पोस्ट थी वो तैयार की जाती थी। जैसे आपने मूवीज़ में और सीरियल्स में भी देखा होगा कि महिला जो सरपंच है वो तो महिला है, मगर उसके पीछे जो पूरा काम चला रहे हैं वो उसके पतिदेव चला रहे हैं। पर अब
काफ़ी ज़्यादा सुधार है, महिलाएं भी काफ़ी जागृत हैं इस चीज़ को लेकर। स्टिल ये तो गांव की बात है, मगर शहरों की और पार्लियामेंट की जब तक बात की जाती है तो पार्लियामेंट में जिस तरह की महिलाओं को एक पहुंच मिलनी चाहिए, पकड़ मिलनी चाहिए, अभी उससे हम बहुत बहुत पीछे हैं। हमारा जो भारत देश है वो, अगर हम बात करें कि जो किसी देश के प्रमुख होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, किसी देश में प्रेसिडेंट प्रमुख है, किसी में प्राइम मिनिस्टर है, तो देश के प्रमुख जिस देश में महिलाएं होती हैं, अगर उस हिसाब से आंकड़े देखे जाएं तो हमारा देश लास्ट से 20वें नंबर पर आता है। पूरे वर्ल्ड में लास्ट से 20वें नंबर पर आता है हमारा देश, जिसमें महिलाओं को एक प्रमुख यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिली है और उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। इसके अलावा जो राइट्स दिए गए हैं, मैं वैसे राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं बखान करूंगी, बहुत ज़्यादा सबको बोरिंग लगेगा। जो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में एक बात कही है कि जो भी मौके मिलने चाहिए वो सबको इक्वल मिलने चाहिए, और जो वेतन मिलना चाहिए वो इक्वल मिलना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा जो संविधान बनाया गया था उसको कितने साल हो गए, अगर ये 1950 में बना तो आज इसको 70 साल हो गए, और 70 साल में क्या महिलाओं को उतने मौके दिए गए हैं? क्या महिलाओं को बराबरी मिली है? मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी। जो मेरी मेंटर हैं ज्योतिका कालरा जी, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी उस समय, अभी वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की मेंबर हैं। उनके पास एनसीडब्ल्यू से फॉरवर्ड होकर एक केस आया था जिसमें एक महिला मेकअप आर्टिस्ट, उसको जो वहाँ की जो एसोसिएशन होती है, फिल्म इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन होती है, उसको वहाँ पर मेकअप करने की, वहाँ पर किसी भी महिला को मेकअप करने की अनुमति नहीं थी। ये कितनी अपने आप में अजीब बात है। ये करीब 5 या 7 साल पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था उसके बारे में। मतलब देश की आज़ादी के 60 साल के बाद भी सिचुएशन ऐसी थी कि मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें महिला का मेकअप भी करने के लिए महिला मेकअप आर्टिस्ट को वो अपने एसोसिएशन में जो उनका कार्ड होता है, जो उनको परमिशन दी जाती है, वो नहीं दी गई थी। वो वहाँ पर एक जो मेन मेकअप आर्टिस्ट थे उनके सहायक का काम करती थी, जबकि वो लंदन से भी मेकअप का कोर्स कर आई थी और बहुत अच्छी वो आर्टिस्ट थी। नाम किसी और का होता था, काम किसी और का होता था। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। वो महिला जो थी वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उसने बड़ी हिम्मत से उस लड़ाई को लड़ा और साथ दिया, और उसके बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिली। अपॉर्चुनिटीज रूल्स बहुत हैं, मगर क्या उनको इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं? तो ये सब जब चीज़ें होती हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कहाँ पर सप्रेस किया जा रहा है, कहाँ पर उनके साथ कहाँ दबाव आ रहा है? तो मेरे हिसाब से जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो सबसे पहले घर से स्टार्ट होता है। जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, ये समस्याएं वहीं से आनी शुरू हो जाती हैं। पहले बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जब वो बेटी है, उसके बाद फिर जब वो शादी होती है तो उसके साथ तब डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हाँ, महिला समझ भी नहीं पाती। यानी एक अगर किसी को बोला जाए कि तुम्हारी नियति यही है, और बचपन से इसी तरह से बोला जाता है, तो वो उस नियति को स्वीकार कर लेती है और चुप करके सहती रहती है। अक्सर महिलाएं जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस को, जो जो शारीरिक उनके साथ अगर अत्याचार होता है, मारपीट होती है, तो ज़्यादातर लोग समझते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब वो शारीरिक मारपीट है, जबकि उसके अंदर कोई भी मेंटल, इमोशनल या फाइनेंशियल अत्याचार भी आता है। अगर महिला घर में है और उसको काम करने का मौका तो दिया ही नहीं जा रहा, और उसको घर खर्च का भी नहीं पैसा दिया जा रहा, और जब भी वो किसी चीज़ के लिए पैसा मांगती है, चाहे वो घर के लिए ही मांगती है, तो उसको अजीबोगरीब किस्म के ताने दिए जा रहे हैं कि
बहुत कॉमन है यहाँ पर हिंदुस्तान में ये बात बहुत कॉमन है, तेरे बाप ने नहीं दिया, मतलब ये बाप वर्ड तो ऐसे वो कहाँ से आ रहा है? वो शायद वो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, शायद वो अपब्रिंगिंग ही इसी तरह की है। तो महिला अत्याचारों से की जब बात की जाए तो उसकी सिचुएशन इंडिया में तो जो है वो है, पूरे वर्ल्ड में इसी तरह की सिचुएशन है। आपको जानकर हैरानगी होगी, जिनको हम यूरोपियन कंट्रीज और बड़े फॉरवर्ड और बड़े डेवलप कंट्रीज कहते हैं, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही है। मगर वहाँ की महिलाएं जो है वो आवाज उठाती हैं, अपने हक के लिए बात करना जानती है, अपने कानून अपने राइट्स को जानती हैं, और वो समझती हैं उनको क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए। और वहाँ की महिलाएं ज़्यादातर फाइनेंशियली अब सिक्योर होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। कल्चर ही ऐसा है, जब कमाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, घरेलू औरत है, कमाने नहीं जाएगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको मुंह देखना पड़ता है। अब आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप सवाल साथ साथ कर सकते हैं मुझसे। जहाँ तक हम ये कोविड के सिचुएशन की बात करते हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोविड के सिचुएशन में करीब कोई 68 डेज से, यानी मार्च 25 से लेकर मई 31 तक 1477 कंप्लेंट्स जो हैं वो पुलिस में की गई है, रजिस्टर्ड की गई है। और ऐसा माना जाता है, एक अखबार का मानना है कि 86% जो महिलाएं होती हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 77% लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने कभी उस होने वाले अत्याचार के लिए आवाज ही नहीं उठाई, उन्होंने कभी बताया ही नहीं है कि उनके साथ कोई परेशानी है। उसको वो अपनी नियति मानकर झेल रही हैं। सिर्फ जब मारपीट होती है, और मारपीट भी जो विजिबल मारपीट होती है, और जब उनको कोई सपोर्ट नजर आता है, तब वो जाकर अपनी आवाज को आगे उठाती हैं, तब वो जाकर ठीक है, मैं बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि झूठे केसेस भी होते हैं, वो सब होते हैं, पर कितने परसेंट होते हैं? और अगर झूठे केसेस होते हैं तो मतलब मैं बिल्कुल सत्य वचन बोल रही हूँ कि जजेस जो होते हैं, वो अगर वो जज हैं और वो वहाँ बैठे हैं उस सीट पर, वो किसी, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सो कॉल्ड विक्टिम हो, वो उसकी आंखों से, उसके हाव भाव से बिल्कुल उनको पता चल जाता है कौन सा केस सच्चा है, कौन सा झूठा है। अल्टीमेटली जीत जो होती है वो सच की होती है। तो ये जो झूठे केस डालने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरह का जो भी हमारे को बेनिफिट मिलता है, उसका नुकसान होता है, उसका हमारे को खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। इसी तरह वर्क प्लेस पर भी एक तरह की जो वायलेंस होती है, सिर्फ हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं करेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की भी बात करेंगे। वहाँ पर भी जो महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए उनको मतलब मजाक उड़ाया जाता है, उनकी फिजिक को लेकर किसी तरह के भद्दे कमेंट किए जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए भी कंप्लेंट कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ तक बात की जाए, मेरा मानना ये है, मतलब अगर कोई भी इंसान इस तरह का विक्टिम है, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मुझे याद है एक बार मुझे बॉडी एक होने लगी, तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई, तो पेन बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने मुझे ब्रूफिन की पहले एक बहुत हल्की डोज दी। फिर मैंने बोला ये पेन ठीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद बड़ी डोज दी। फिर उसके बाद फिर उनको लगा कि ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, तो उनको लगा एक्सरे करा लीजिए। तो इसी तरह से जो हिस्सा हिंसा है, ये जो दर्द है, ये जो परेशानी है, इसकी आवाज़ पहले महिला को घर से ही उठानी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ कि आप सब लोगों ने सुना होगा। जग्गी वासुदेव सदगुरु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और बहुत सुलझी हुई बातें बताते हैं। मैं किसी भी में नहीं पढ़ना चाहूँगी कि कौन कैसा है, किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, बट एक जनरल बात कर रही हूँ। आप उनके पास बात कीजिए, या आप ब्रह्म कुमारी या किसी भी स्पिरिचुअल लीडर से आप बात कीजिए,
तो जो जग्गी वासुदेव हैं उनके पास एक सवाल आया। उनके पास ये सवाल आया कि एक महिला ने बोला, सदगुरु आप कहते तो हैं कि घर को अच्छा बना के रखो, घर को पीसफुल रखो, घर में शांति रखो, प्रेम रखो, पर मेरे घर में मैं डोमेस्टिक वायलेंस को झेल रही हूँ। पहले तो उन्होंने उस बात को मजाक में लिया। उस पर्सन का नाम था मिमी। तो उन्होंने बोला ये लेडी है या जेंट्स है, ये पुरुष है या महिला है, क्योंकि आजकल पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहे हैं। तो फिर उन्होंने उस महिला को ये बोला कि शायद ये ह्यूमन नेचर है, शायद ह्यूमन मतलब जो भी लिविंग थिंग है, जो भी, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, हर बड़ी चीज, हर बड़ा पर्सन, हर पावरफुल पर्सन जो अपने से कमजोर है उसको सप्रेस करना जानता है वो, मगर उसको तब तक सप्रेस कर सकता है जब तक सामने वाला अपने आप को कमजोर बताता है। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई। जंगल का शेर था, वो एक दिन जंगल में घूम रहा था और घूमते हुए उसने बोला, सामने उसके बंदर आया। तो उसने बंदर को बोला, अच्छा बता जंगल का राजा कौन? बंदर ने बोला, महाराज आप ही हैं। तो बोला, सबसे ताकतवर कौन? बंदर ने बोला, आप ही हैं। बोलकर वो भाग गया। फिर उसके बाद लोमड़ी आई और 2-3 और जानवर आए। एक ही चीज को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। तो फिर उनके सामने चीता आया। हालांकि चीता बहुत तेज भाग सकता है, चीता उनसे टक्कर ले सकता था, पर चीता ने बोला, क्योंकि आप जंगल के राजा हो, क्योंकि आपको सब बोलते हैं, किंग बोलते हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि आप ही पावरफुल हो। और उसने ये कहकर साइड पर हो गया। उसके बाद एक हाथी आया। तो हाथी को शेर ने पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन? हाथी बोला, सुनते तो हैं आप ही हो। बोला, सबसे ताकतवर कौन? तो हाथी ने उसको सूंड पर लपेटा और उठाकर फेंक दिया। शेर ने बोला, ये बात तू मुझे बता भी सकता था कि कौन ताकतवर है। बिलीव मी, आप अपनी आवाज पहले उठाना सीखिए। आप जो गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका विरोध करना सीखिए। कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, सबसे पहले आपको अपनी मदद खुद करनी है। यहाँ एक जोक भी है, एक पंजाबी पुरुष का जोक है, जिसमें वो कोई अपने पंजाबी साहब थे। तो वो घर में देर से आते थे ऑफिस से, तो 8-9 बजे उनकी छुट्टी हो गई, मगर आना उन्होंने कभी 10 बजे, कभी 10:30, 11, जिस भी हालत में आते होंगे, शराब पीते होंगे या नहीं, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं। बट उनके घर में एक 4-5 साल का बच्चा था स्कूल गोइंग, और एक 4-5 महीने का बच्चा था। छोटी सी जगह थी, और जब भी वो आते थे और आते ही अपनी बीवी पर चिल्लाना शुरू कर देते, चल उठ, मुझे खाना बना कर दे, मुझे खाना गर्म करके दे। तो वो महिला जो थी वो ये कहती थी कि आप ऐसे आते हो और आकर इतना शोर मचाते हो। महिला ने 1-2 बार दबी जुबान में बोला कि बच्चे जाग जाते हैं, छोटा बच्चा जाग जाता है, वो रोना शुरू कर देता है, फिर जो स्कूल गोइंग बच्चा है उसकी नींद भी खुल जाती है, वो सुबह स्कूल के लिए नहीं जा पाता। तो खाना मैं आपका टेबल पर रख दिया करूंगी, आप खा लीजिए। उनको तो और गुस्सा आ गया। कहते हैं, उनका उनका पंजाबी में डायलॉग होता था, चल फटाफट मैनू खाना गरम, रोटी गरम करके दे, नहीं ता। अब वो जब नहीं ता कहते थे ना, तो वो महिला बेचारी काम जाती थी। वो सोचते थे नहीं ता पता नहीं क्या क्या कर लेगा। तो एक दिन महिला को भी गुस्सा आ गया। तो जैसे ही वो पुरुष ने बोला, चल उठ के मुझे खाना गरम करके दे, नहीं ता, तो महिला बोली, नहीं ता की कर लोगे? तो पुरुष कहते हैं, ठंडा ही खा लांगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसको हम एक एक्सेप्टेंस जिसकी हो गई है, उसको पहले आप खुद तो उस पर आवाज उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी परेशानी में हैं और कोई उठकर आएगा और आपकी मदद करेगा, उसके लिए भी आपको उसको बताना तो पड़ेगा। ये सरकारें भी चीज़ों को समझती हैं, लोग भी समझते हैं, कानून निर्माता भी समझते हैं। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर सॉरी एनसीडब्ल्यू जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स राइट जो है, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर बनाया है। जो भी मुझे सुन रहा है वो उस नंबर को लिख सकता है। तो वैसे जो बहुत पॉपुलर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, वो है 1091, 1091।
91, ये बहुत कॉमन नंबर है। उसके बावजूद भी एनसीडब्ल्यू ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया था। वो कोविड के पीरियड में ही किया गया है स्पेशली, क्योंकि कोविड के दौरान जो पिछले 10 साल के आंकड़े थे, जो पिछले 10 साल से का ग्राफ था, वो 2 महीने में वो क्रॉस कर गया और वो जो सिचुएशन थी वो 10 साल के आंकड़ों को क्रॉस कर कर गई है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझा गया कि घर में रहना और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और बंद कर रहना, चिड़चिड़ापन, जैसा कि मैंने आपको वही बात बताई है कि हर जो पावरफुल पर्सन है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकाल रहा है। आदमी काम करके आता है, आपने देखा होगा, तो बॉस ने जो बोल दिया उसने बीवी को बोल दिया, अपनी फ्रस्ट्रेशन बीवी पर निकाली, बीवी ने बच्चे पर, और बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों को, कहना नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, जिनको बहुत सारी मानसिक समस्याएं बच्चों को हुई है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को इतना लड़ते हुए देखते हैं, इतना वो डरे और सहमे रहते हैं। एक बच्चे को तो मैंने वो केस मैंने देखा और समझा और उस पर काउंसलिंग भी की थी। वो बच्चा जो उसके घर में टेडी बियर आते थे और फिर टॉयज होते थे प्लास्टिक के, उसको चाकू से, ब्लेड से काटता था। अब आप देख लीजिए कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है। महिला तो जो झेल रही है, वो बच्चा भी कितनी फ्रस्ट्रेशन को लेकर चल रहा है। और अगर वो इस तरह से चाकू मार रहा है और सब कुछ कर रहा है, ओब्वियसली जो लड़ाई वो देख रहा है, तो जितना पुरुष चिल्लाता होगा उतना महिला भी चिल्लाती होगी, या नहीं चिल्लाती होगी तो शायद वो ये एक्सपेक्ट करेगा कल को मेरे आने वाली बीवी भी मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन को झेलेगी। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो लॉन्च करने का रीज़न यही था कि बहुत सारी महिलाएं, जैसे पुरुष घर में हैं, लॉकडाउन के टाइम में पुरुष घर में थे, और महिला जो पीड़ा को झेल रही है वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती है और किसी को बता भी नहीं सकती है, और अगर किसी को बताती भी है, सपोज उसने किसी अपनी मित्र को भी बोल दिया, तो उसने भी बोल दिया कि लॉकडाउन में मैं नहीं आ सकती हूँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 72177735 372। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ और उसके बाद मैं कमेंट में भी डाल दूंगी इसको। 72177735 372। और इसके अलावा एक एनजीओ का हेल्पलाइन नंबर है। एनजीओ का नाम है शक्ति शालिनी। उसका नंबर है 10920। बहुत इजी नंबर है, 10920 10920। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने भी एक टोल फ्री नंबर को लॉन्च किया था, हेल्पलाइन नंबर को, दैट इज 181। ऐसा अखबारों में भी पढ़ा है कि जो पुलिस है, तो पुलिस भी इस समय में ऐसा कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है कि वो हम बहुत बिजी हैं और हम इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ट्विटर या सोशल मीडिया पर एनसीडब्ल्यू को टैग कीजिए और वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को भी टैग कीजिए, जितने मैक्सिमम लोगों को हो सकता है टैग कीजिए, क्योंकि उससे एक प्रेशर बनता है। और जहाँ तक बात आती है लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट तो आपका सिर्फ किसी का राइट्स को लिख देना और आपका जान लेना ये ही जरूरी नहीं है, उसके ऊपर आपकी आवाज़ उठाना और इम्प्लीमेंट होना ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं प्रश्नों का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ पूछते रहिए साथ साथ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी सी किताब है जिसको लिखा गया है, और ये किताब पढ़कर सुनाने का कोई लाभ नहीं होगा। मैं सुना सकती हूँ, सिर्फ आपकी जो आंतरिक शक्ति है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको जगाने की ज़रूरत है। और फिर से मैं बोलती हूँ, सिर्फ एक बार आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, सिर्फ आप अपना एक बार कॉन्फिडेंस दिखाइए, तो आपको वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब सामने वाले को लगेगा आप कैपेबल हो और आप विरोध कर सकते हो और आप उस आवाज़ को बाहर तक ले जा सकते हो, क्योंकि अगर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जब पुलिस में जाते हैं तो उसके बाद जो पुरुषों की हालत होती है वो भी कोई बहुत बेहतरीन नहीं होती है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है। अंजलि जी का एक मैसेज है, आप
मैं क्वेश्चंस देख नहीं पा रही हूँ, मैं स्क्रॉल करके देखती हूँ, मुझे कुछ ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। मुझे सिर्फ 3-4 जो कमेंट हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं बिल्कुल सवालों का जवाब देना चाहूँगी। आप व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिए, मैं यहाँ से जवाब दे दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ सॉरी मुझे यहाँ स्क्रीन पर मुझे कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। आई एम वेटिंग। मैं आपके सवालों का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं आपको एक छोटा सा और किस्सा भी बता देती हूँ। आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए अंजलि जी जो भी क्वेश्चंस वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ स्क्रीन पर देख नहीं पा रही हूँ। ये जो मी टू को लेकर इतना हंगामा हुआ था पहले, और 32-32 और 25-25 साल के बाद महिलाएं उठकर आ रही थी कि हमारा शारीरिक शोषण हुआ है, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो आपने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये भी बोलना गलत है। जिस समय जागो तभी सवेरा होता है। और मीटू को लेकर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ कि जब मैं 14 ईयर की थी तो मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया, क्योंकि हमारे आसपास कोई अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं था। अच्छा, सवाल ये है कि वाई वुमेन डोंट स्पीक अप, व्हाट आर द रीजन? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती है, अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट नहीं होती है, इसलिए वो नहीं बोलती हैं। एक तो ये रीज़न होता है। एक, जैसा कि मैंने अपने सेशन में पहले ही बोला, कि हम जो एक मन में बिठा दिया गया है ना कि तुम्हारी नियति यही है कि पति थोड़ा बहुत तो बोलता ही है, वो शुरू से बचपन में वो जो देखते हैं सुनते हैं, थोड़ा बहुत तो बोलता ही है, थोड़ा तो भाई भी बहन को बोल लेता है, थोड़ा तो पापा भी बोल लेते हैं, हर बात पर आप घर थोड़ी छोड़ के आओगे, लड़ाई थोड़ी लड़ोगे। और दूसरा जो मेन मैं रीज़न समझती हूँ वो है एम्पावरमेंट। क्योंकि विमेन एम्पावर्ड नहीं होती है, वो एक सबसे बड़ा कारण है महिला का सक्षम ना हो पाना। वो उसको लगता है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो पेरेंट्स तो बचपन से एक ही बात बोलते हुए आते हैं, बेटा तुम्हारा दूसरा घर है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। एक और सवाल आया है, हाउ कैन वुमेन बी हेल्प थ्रू लॉ? तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर दिया है 1091, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके अलावा आप हमारे एनजीओ या हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स एनजीओ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनजीओ आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी लीगल उसमें सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो जो कानूनी वो होता है, सलाह होती है, या आपको जो लॉयर है, जो लीगल सेल है, वो आपको वकील फ्री में उपलब्ध कराता है। उसके लिए स्कूल या हॉस्पिटल की तरह ज़रूरी नहीं है कि आपकी आर्थिक क्षमता नहीं है तभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप उसकी डिमांड करेंगे तो आपको वकील उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसके लिए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट प्रॉब्लम कैन मैन हैव? मैन तो फिर प्रॉब्लम तो होगी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सबसे ज़्यादा तो जो एक मेंटल प्रेशर होगा, और उसके बाद उसको 3 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। और अगर एक चीज़ मैंने और देखी है, तो जैसे महिला के साथ कुछ समस्या होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि जब महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो जो मैंने आपको बताया कि 60% तो समस्याएं तभी सुलझ सकती हैं जब आप अपनी पावर को दिखाएंगे। जब सामने वाले को पता होगा कि आपके अंदर शक्ति है, तो वो अपने आप बोलना बंद कर देगा। आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जो है वो टीचर को मार रहा है? टीचर ही बच्चे को मार रही होती है, क्योंकि बच्चा मारेगा तो उसको बोलेंगे कि बच्चे ने कैसे हाथ उठाया। तो ये दुनिया का, ये एनिमल कहने को ये ह्यूमैनिटी है या मानवता है या मानव
जाती है, पर ये भी एनिमल किंगडम की तरह ही काम करती है। तो जो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, और शक्ति जो है वो आपकी मानसिक शक्ति भी होनी चाहिए, आपकी शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल शक्ति भी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को पहले तो बना के रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्प अगर, फिर मैं हेल्प के लिए फिर वही बात करूंगी, इवन गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगी, आपके साथ लोग खड़े होंगे, आप एनसीडब्ल्यू आपके साथ में हैं, कानून आपके साथ में है, पुलिस आपके साथ में है, एनजीओ आपके साथ में है, मगर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो बात मेरी मैं कह रही हूँ, तो ये अक्सर क्या होता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला जाता है या डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाती है, या पुरुष ने आदतन को एक थप्पड़ मार दिया या कुछ भी बोल दिया, वो सहती चली गई, उसके बाद उसका हाथ खुल गया। अब महिला का जो सबसे बड़ा डर होता है वो ये होता है कि मामला बिगड़ जाएगा। देखिए, मामले बिगड़ते हैं जब कोर्ट में जाते हैं, तो मामले बिगड़ते हैं। मेल ईगो सामने आती है, तो मेल ईगो आती है। बहुत बार हम ये बात बोलते हैं महिलाओं से कि आप जब एक बार केस डालेंगी तो मामला बिगड़ सकता है, ये मामला डिवोर्स तक जा सकता है। आर यू मेंटली प्रिपेयर? कभी भी हमारे पास कोई आता है एज अ लॉयर, जब हम उससे बात करते हैं तो हम उसका केस एक ही बारी में कभी भी नहीं देते। हम हमेशा उसको वापस भेज देते हैं, आप जाइए और सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये सिचुएशन आएगी तो आप उसको झेल पाएंगी। जहाँ तक तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, उसको तो झेलने का कोई मतलब ही नहीं है। मगर अगर मामला बिगड़ा और डिवोर्स तक जाएगा, तो आप अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को इतना आपने बढ़ा लिया है कि आप उसको अपने आप को मैनेज कर पाएंगी। तो ये हम हमेशा महिलाओं को बोलते हैं। इसके अलावा और कोई सवाल है तो अंजलि जी आप भेज दीजिए मुझे, नहीं तो हम सेशन वाइंड अप कर सकते हैं, 7 बजने वाले हैं। मैं एक्चुअली जो मेरा स्क्रीन है, इस पर मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन देख पा रही हूँ। वो जो क्वेश्चन नहीं, जो शुरू में जो हमारा बात हुआ था, उसके अलावा मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक सेकंड, शायद मुझे अपना स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अगर कोई और सवाल है तो प्लीज़ भेजिएगा, मैं व्हाट्सएप से अटेंड कर लूँगी इसको। हाँ, तो मैं मी टू की बात कर रही थी। तो मैं जब 13-14 ईयर की थी, तो हमारे टाइम में 11th से ही कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। और कॉलेज में मुझे हॉस्टल में भेजा गया कि कॉलेज जाना है, तो यहाँ से जो कॉलेज जाना आपको पड़ेगा वो करीब कोई 12 किलोमीटर है, और बीच में जंगल वाला रास्ता है, शहर तो है नहीं, तो बेहतर है कि आप हॉस्टल में रहिए। ठीक है, हाँ, मैं हॉस्टल में मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जब मुझे आना होता था, तो मैं, उस ज़माने में लेटर हुआ करते थे, बड़ा ओल्ड मॉडल हूँ मैं, तो उस ज़माने में लेटर हुआ करते थे, तो मैं लेटर लिखा करती थी कि इस तारीख को मेरी छुट्टी है, तो मुझे लेने आ जाए। तो जब फर्स्ट टाइम जब हमने आना था, तो ये रूल था कि फर्स्ट टाइम घर से कोई लेने आएगा तभी आपको भेजा जाएगा। और बाई चांस वो चिट्ठी लेट आई, तब तक मेरी वेकेशन निकल चुकी थी। फिर अगली वेकेशन में जब मैं आई, तो मैंने अपने दादाजी को बोला, माई दादाजी इज़ माई रोल मॉडल। मतलब मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, कभी भी कोई सेशन होता है तो उनको मैंने बोला कि दादाजी मुझे कोई लेने नहीं आया, और पहली बार मैं घर से गई थी और 1 महीना मुझे वहाँ रहना पड़ा, अब मुझे छोड़ने भी जाना है भैया ने। तो मेरे दादाजी ने बिल्कुल बोल दिया कि बेटा, आपको हमने अगर हॉस्टल में डाला है और आपको हमने इंडिपेंडेंट बनाना है, तो आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको खुद ही आना है, खुद ही जाना है, किसी के ऊपर आपने निर्भर नहीं होना है। मैं बस में जा रही थी, तो हरियाणा रोडवेज की बस थी। तो एक लड़का, अब 13-14 साल की उम्र भी क्या होती है, तो एक लड़का आकर मुझे पीछे से टैप करने लग गया। एक आधी बारी तो मुझे लगा भीड़ है, मैंने पलट कर देखा, फिर मुझे लगा कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है। उसके बाद वो थोड़ा सा रब करने लग गया, तो मैंने पूरी बस में बहुत चिल्ला के बोला, पीछे क्यों नहीं हटते हो? तो जैसे ही मैंने ऐसे चिल्लाया, तो पूरे लोग मतलब उसको गुस्से से देखने लगे कि ये लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो एक महिला थी, वो मेरे और उस लड़के के बीच में आकर खड़ी हो गई। बट वो बात मुझे इतनी जमी नहीं, मतलब अभी तो वो महिला है, अगर मान लीजिए कहीं 4 पुरुष होंगे तो क्या होगा। तो वो जब वो
लड़के को एम्बेरसमेंट हुई तो उसने बोला, हरियाणवी था, तो बोला भीड़ भाड़ में तो लग ही जाया करे। मैं चुप रही और वो महिला बीच में आ गई, और जब मेरा स्टॉप आया तो बजाय कि मैं आगे से उतरने के पीछे से ही उतरी जिधर वो लड़का था, और उसके पैर के ऊपर मैंने जोर से पैर मारा, बहुत जोर से पैर मारा, और मैंने उसको बोला भीड़ भाड़ में तो लग ही जाया करे। तो जो 30 लोग मी टू की इतने सालों तक लेकर बैठे हैं, और मैं ये इंटरेस्टिंग वाला एक टॉपिक लेकर बैठी हूँ, एक इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर बैठी हूँ कि अपना न्याय उसी टाइम खुद ही कर लेने से कितना फ़ायदा होता है और कितना मैं कंफर्ट रही। शायद एक और आया है, हाउ लॉन्ग केस कैन गो ऑन। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब कोई भी वकील नहीं दे सकता। तारीख पे तारीख लग सकती है, टाइम लगता है। वैसे एक साल में, वैसे तो देखा जाए तो एक साल के अंदर अंदर फैसला हो जाना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का तो हो जाता है, डिवोर्स वगैरह का होता है तो काफ़ी लंबा चलता है। 3-4 डेट के अंदर अंदर निपट जाना चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि आपको डेट कितनी देर के बाद मिलती है। Somebody is asking what kind of law we have for women। मैंने आपको बहुत सारे कानून बताए हैं, और इसके अलावा आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको पूरे नोट्स आपके मेल पर भेज दूंगी, जिसमें सभी तरह के कानून के बारे में बताया गया है। सक्सेशन लॉ है जिसमें वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। इसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, और एनसीडब्ल्यू का अलग से पूरा एक एक्ट है, और ये पूरी मेरे पास लिस्ट है। अगर कानून गिनेंगे तो करीब 16 एक्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफिक महिलाओं के लिए हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एंड इसके अलावा और बहुत सारे हैं। आईपीसी में भी बहुत सारे अलग अलग से सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन वुमेन फ्रॉम डॉरी डेथ, रेप, किडनैपिंग, क्रूएलिटी एंड अदर ऑफेंसेस। इसके अलावा सीपीसी में भी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। अगर एक्ट की बात की जाए तो कानूनों की बात की जाए तो कानून अपने आप में बहुत है, डिपेंड करता है कि आपके केस में कौन सा एक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन सा एक्ट वर्क करता है। इक्वालिटी ऑफ वुमेन हस्बैंड इन लॉ नहीं मानते, इक्वालिटी ऑफ वुमेन हस्बैंड और इन लॉज नहीं मानते। बनाना तो पड़ेगा बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे मानेंगे, समय आने दीजिए, सब मानेंगे। और देखिए, पूरी इक्वालिटी की बात तो अगर 100% इक्वालिटी की बात करेंगे तो वो तो मैं आपको बताया है कि विदेशों में भी अभी सिचुएशन ऐसे ही है कि जिसको कमज़ोर माना जाता है उसको सप्रेस करने का लोगों के पास बहुत कारण होते हैं। और अगर मैं अब बहुत हार्श बोलूँगी तो मैं फेमिनिस्ट मानी जाऊँगी, अगर मैं लीनियंट बोलूँगी तो मैं मेरे पे कोई और टैग लगा दिया जाएगा। तो जो परिवार होता है, परिवार तो एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेक्रीफाइस महिला को करने पड़ते हैं और करती है, और थोड़ा बहुत करने में कोई, देखिए सेक्रीफाइस, अब ये तो बच्चा जो है वो मदर की वॉर्म में ही होता है, तो वो मदर से ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो कुछ बड़े अनरिटन रूल हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो उसका जब पालन पोषण जो है वो महिला ने ही करना है, पुरुष उसमें कम समय देते हैं। और वो अनरिटन रूल जो थे वो उस समय में थे जब पुरुष कमाता था और महिला घर में बैठती। अभी दोनों इक्वली काम करते हैं, दोनों को काम किए बिना गुजारा नहीं होता है, मिलजुल कर एक रस्सी की गाड़ी चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं, जब आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ या आप सुन रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग सब अपने आई लेवल पर बात करते हैं। आई लेवल मतलब जो जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ या जो मैंने देखा, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। और जो आप देख रहे हैं, आप अपने घर की सिचुएशन को देख रहे हैं, अपने आसपास की सिचुएशन को देख रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो इंडिया में कम से कम 10 ग्रेड है।
अब आप देखिए, कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए हुए थे, और आज 70 साल के बाद कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी पैसा नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो रेडी पटरी लगा रहे हैं, पर किसी भी तरह से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मगर अब जब उस सरकारी स्कूल को आप यहाँ के कॉन्वेंट से, यहाँ के पब्लिक स्कूल से या विदेश में पढ़े हुए बच्चों के साथ कंपेयर करोगे तो वो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो पूरा ये पॉलिसी का जो सिस्टम है, तो पूरा पॉलिसी का ही गेम है इसमें। फिर मैं यहाँ भास्कर जी को याद करूँगी, अगर वो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। भास्कर जी पूरे कोशिश में लगे हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के इक्वलेंट हो जाएं, सबकी बराबर शिक्षा हो, और जो समाज है वो एक जैसा हो, सब एक दूसरे को एक जैसा समझें और प्रेम बना रहे। और इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और अगर उसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आई एम हियर ओनली। आप कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो आप हम लोगों से। आप अंजलि जी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं तो जो इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन केस वेरी करता है। जैसे एक डॉक्टर फोन पर बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, एनालाइज करना, क्योंकि हर घर की सिचुएशन अलग है, हर घर अलग है, हर घर के मुद्दे अलग हैं। तो सब चीज़ें यूनिवर्सल नहीं हो सकती, मगर कानून यूनिवर्सल है। कानून सबके लिए समान है। कानून सबको एक जैसा देखता है, और उसके लिए सबके लिए एक जैसे ही यहाँ पर प्रोविज़न है। हम लोग आपके साथ हैं, जुड़े रहेंगे। आप अगर अंजलि जी इजाज़त देती हैं तो मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर और कोई सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी। शुड आई कंक्लूड? अंजलि जी आप कोई सवाल भेज रही हैं तो मैं उस पर ले लूँगी, अदरवाइज़ आप बोलेंगे तो हम उसको कंक्लूड कर देते हैं। कानून पर और डोमेस्टिक वायलेंस पर, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये वो सब चीज़ों के ऊपर पूरा पूरा दिन भी कम है, जितना भी हम बात करें उतना कम है। और फिर से मैं यही बात कर रही हूँ कि सब चीज़ें सबके ऊपर एक सी नहीं बैठती हैं, हर केस अलग तरह का होता है। जी ठीक है। अभी मैं सवाल का इंतज़ार कर रही थी, अभी शायद कोई और सवाल नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के। फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत हो किसी भी तरह की, कोई लीगल एडवाइस की या किसी भी तरह की कोई साथ की, नॉट ओनली वुमेन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, भगवान ना करे किसी को भी समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई समस्या हो, स्कूल को लेकर कोई समस्या हो, या कोई भी और भी आपको ज़रूरत हो, एक सामाजिक तौर पर हम लोग आप सबके साथ जुड़े हैं। शायद एक एनजीओ का बनने का कारण ही यही होता है। हर कोई एनजीओ, देखिए हर कोई एनजीओ नहीं चलाता ना बनाता है, और कुछ लोग बनाते हैं तो वो बड़े साइलेंट होते हैं, जो किसी और पर्पज से बनाते हैं उनके एनजीओ बड़े साइलेंट होते हैं। अगर अंजलि जी काम कर रही हैं और अंजलि जी अपना समय दे रही हैं और अंश फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा है और अंश फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ मेंबर में इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो बट ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को मदद कर रही हैं। और मदद से मतलब यही होता है कि जब समय पड़े तो आपके साथ कोई हो, आपको कोई सुनने वाला हो, आपको कोई गाइड करने वाला हो। हम सब आपके साथ हैं पूरे। एक हम लोग जो मैं अपने एनजीओ का नाम बताती हूँ, सोशल अम्ब्रेला। तो सोशल अम्ब्रेला जब बनाया गया था तो उसका पर्पज़ यही था कि हम सब मिलकर काम करें। मिलते हैं फिर। धन्यवाद। थैंक यू।